मतदान के बीच हैदराबाद की बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता एक बार फिर विवादों में आ गई। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो महिला मुस्लिम मतदाताओं का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक करती दिखी। और हैदराबाद के एक मतदान केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई उसमें माधवी लता को खुद बुर्का हटाकर आधार कार्ड से मुस्लिम वोटर्स की पहचान करते देखा गया। माधवी लता वोट डालने पहुंची एक मुस्लिम महिला मतदाता के पास खुद गईं और बुर्का हटाकर उनकी पहचान की। वहां से एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें जब एक मुस्लिम महिला का चेहरा आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ तो माधवी लता ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? पहले तो मैं कितने साल पहले बना। इस दौरान माधवी लता बूथ पर मौजूद पोलिंग अधिकारियों पर भी भड़क गईं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि एक महिला की अच्छी तरह से पहचान करने के बाद ही उन्हें वोट डलवाया जाए। चूंकि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता शुरू से ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर बोगस वोटों के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाती रही हैं, ऐसे में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए माधवी लता ने खुद कमान संभाल ली और महिला वोटर्स की पहचान करने के लिए हैदराबाद के कई पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान जब माधवी लता का विरोध हुआ तो उन्होंने इसे इलेक्शन का नियम बताया। जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो आधार कार्ड कैसा बनता? तो एक आधार कार्ड के आधार पर नकाब खोल के दिखाना, जब पासपोर्ट में है, इमिग्रेशन पे है, वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, तो नकाब निकाल कर दिखाना तो रूल है इलेक्शन का। हालांकि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर आईडी कार्ड चेक करने के मामले में माधवी लता की मुसीबत भी बढ़ गई। माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इस बार मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही हैं। माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हुई तो वो मीडिया के सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान ड्यूटी में लगे मतदान कर्मी बिना आई कार्ड चेक किए ही मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने दे रहे हैं। वहाँ पे नहीं देख रहे भैया, क्या नहीं देख रहे? मास्क निकाल के नहीं देख रहे। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे तो बोल रहे नहीं, देख लिए और वोटर आईडी भी नहीं है उनके पास, कोई जेरॉक्स कॉपी उठा के लेके आ रहे भैया। विवाद बढ़ा तो इस मामले में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जाते हैं। हर बार चुनाव के समय पर ये हमें देखने को मिलता है, ये बुर्के का सहारा लेते हैं। बुर्का पहनकर 20-20, 50-50 वोट क्या ओवैसी क्या नेल दलवा रहा है क्या? हर बूथ पर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के बोकसिंग वोट करते घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के वोट भी बुर्के पहन के डाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईएसआरसीपी विधायक ए शिव कुमार की दादागिरी देखने को मिली। वोट डालने के लिए लाइन में खड़े एक मतदाता को विधायक ए शिव कुमार ने थप्पड़ मार दिया और जो तस्वीरें सामने आई उसमें वाईएसआरसीपी विधायक ए शिव कुमार वोट डालने के लिए लाइन में खड़े एक मतदाता को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आए। इसके बाद तो बवाल बढ़ गया। थप्पड़ के जवाब में मतदाता ने भी विधायक को चांटा जड़ दिया, जिसके बाद विधायक ए शिव कुमार के समर्थक आगे बढ़े और उस शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पोलिंग बूथ पर ही भयंकर मारपीट होने लगी। बताया जा रहा है कि गुंटूर के तेनाली में एक मतदान केंद्र पर वाईएसआरसीपी विधायक ए शिव कुमार वोट डालने पहुंचे थे और लाइन तोड़कर वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी लाइन में लगे एक शख्स ने जब उनका विरोध किया तो विधायक ए शिव कुमार का पारा चढ़ गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। चौथे चरण के मतदान के बीच पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा हुई। दुर्गापुर के मोंतेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के काफिले पर हमला हो गया। भीड़ ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने जा रहे थे, तभी भीड़ ने उनकी गाड़ी रोक ली। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने दिलीप घोष के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस हमले का आरोप दिलीप घोष ने टीएमसी पर लगाया, तो वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने पर भी सवाल खड़े किए।
टीएमसी হয়ে গুন্ডাগিরি করছে, ভোট লুট করছে। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष के सुरक्षा गार्ड ने टीएमसी के एक कार्यकर्ता को डंडा मार दिया था, जिससे उसे काफी चोट आई थी और इसी घटना के बाद लोग भड़क गए। वहीं दुर्गापुर के बूथ नंबर 82 पर भी भारी हंगामा हुआ। यहां बीजेपी विधायक को टीएमसी नेताओं ने मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया और उसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगी। और दुर्गापुर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें टीएमसी नेता राम प्रसाद हल्दर और तमाम टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरई से हाथापाई करते नजर आए। बताया गया कि विवाद मतदान केंद्र में घुसने को लेकर हुआ और जब बीजेपी के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र निरीक्षण के लिए पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बीजेपी विधायक को भी धक्का देकर बाहर भगा दिया, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ और टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि घंटों चले हंगामे के बाद बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरई ने एसडीओ को फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद एसडीओ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और तब जाकर बीजेपी विधायक मतदान केंद्र के अंदर जा पाए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो निष्पक्ष मतदान पर ही सवाल खड़े हो गए। यहां एक पुलिस वाले ने वोट डालने आए एक शख्स को ही मतदान केंद्र से भगा दिया और उसके साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा नीली शर्ट पहने हुए एक शख्स वोट डालने के लिए लाइन पर खड़े थे। तभी पुलिस का एक जवान आगे बढ़ा और युवक को एक के बाद एक 4 थप्पड़ मारे। इसके बाद पुलिस के जवान ने युवक को लाठियों से भी पीटा और युवक को बिना वोट डाले ही वहां से जबरन भगा दिया। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और बंगाल पुलिस जबरन तनाव पैदा कर रही है। और बंगाल में सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि कई जगह खुलेआम चुनाव में धांधली भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के बोलपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने चुनाव आयोग के निष्पक्ष मतदान कराने वाले दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र के इलम बाजार से जो वीडियो सामने आया, उसमें टीएमसी कार्यकर्ता मतदाता को हाथ पकड़कर मतदान केंद्र तक ले जाता दिखा और खुद अपनी आंखों के सामने ईवीएम मशीन के बेहद करीब जाकर उससे वोट डलवाया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, बंगाल में निष्पक्ष मतदान को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग धांधली कर रहे हैं और जबरन लोगों से अपनी आंखों के सामने टीएमसी को वोट डलवा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी चुनाव के दौरान गड़बड़ी देखने को मिली और एक पिता ने खुद वोट न डालकर अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया। 2 दिन के बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं, जहां मंगलवार को नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ ये रोड शो 80 घाट के रास्ते गोदौलिया चौक से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। 5 किलोमीटर लंबा होगा ये पूरा रोड शो। इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। माना जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग आज प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको बनारस से दिखा रहे हैं, वाराणसी से दिखा रहे हैं। और आज उत्सव जैसा माहौल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में देखने को मिल रहा है। नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कल काल भैरव की पूजा करने के बाद नामांकन भरेंगे, उससे पहले आज ये रोड शो। 10 लाख लोगों के पहुंचने की बात की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। मिशन बिहार के तहत पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना साहिब गुरुद्वारे में अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने यहां लंगर सेवा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचे और हाजिरी लगाई। इस दौरान प्रधानमंत्री पारंपरिक केसरिया रंग की पगड़ी बांधे नजर आए और प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद पीएम मोदी ने लंगर बनाने की प्रक्रिया में अपना श्रमदान किया और रसोई में जाकर लंगर प्रसाद बनाया और रोटियां बनाई। इस दौरान उन्होंने शस्त्रों के दर्शन किए। साथ ही रसोई से प्रधानमंत्री ने खुद लंगर का प्रसाद लाकर लोगों को परोसा।
इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री का वीडियो भी बनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का दर्शन किया। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों से इसके बारे में विशेष जानकारी भी हासिल की। पटना साहिब में लंगर सेवा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूरब पर निकल पड़े और मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में जनसभा की, जहां उन्होंने विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा। और हाजीपुर की रैली में प्रधानमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद कर भावुक हो गए। इस दौरान मंच पर मौजूद चिराग पासवान और उनकी मां की तरफ उन्होंने इशारा किया और बोलते बोलते उनका गला रूंध गया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माताजी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। और चिराग पासवान के लिए वोट मांगा, साथ ही आरजेडी पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के पाकिस्तान प्रेम पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। और प्रधानमंत्री के इस बयान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की कम और पाकिस्तान के नेताओं की नींद ज्यादा उड़ा दी है, क्योंकि बीते कई दिनों से पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां की जनता हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तानी सरकार और फौज को कोस रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के पाकिस्तान पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को जवाब है जिन्होंने कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। इनमें पहला नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का है, जिन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत को धमकाने वाले अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। प्रधानमंत्री ने आटे और बिजली का नाम क्यों लिया? असल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जनता महंगे आटे और महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर है। और ये पहला मौका नहीं है जब भारत के किसी बड़े नेता ने पीओके के बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे वापस लेकर रहेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। POK has never been out of this country, it is part of this country. रायबरेली पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान बीजेपी पर आज जमकर हमला बोला। सभा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जहां लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना इसीलिए लेकर आई ताकि सेना का पैसा अडानी के खाते में जा सके। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। तो वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। भाजपा की प्रत्याशी हैं
जिनका सुबह से शाम तक यही काम है कि किसकी जमीन छीनो, किस पे आतंक बरसाओ, किसकी मारपीट कराओ, किसको डराओ धमकाओ, किस पे फर्जी मुकदमे डालो। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रायबरेली में हुंकार भरी। योगी आदित्यनाथ ने इस बार के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही पाकिस्तान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मंत्री पुलवामा हमले का समर्थन कर रहा था, आज वही मंत्री राहुल गांधी के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर राहुल और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है। क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है, मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। सीएम योगी ने इशारों में राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत भी दे डाली। ये पाकिस्तान की दुर्गति देखने के बाद भी अगर कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति पाकिस्तान का राग अलापता है, उससे कहना चाहिए कि भैया जाओ पाकिस्तान में, भारत में बोझ मत बनो। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों के खिलाफ जिस तरह एक्शन ले रही है, उससे अपराधियों में खौफ का माहौल है। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिली, जहां गोकशी के आरोपी 3 अपराधी अलग अंदाज में कोतवाली में सरेंडर करने पहुंच गए। 3 में से 2 अपराधियों के हाथों में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, कप्तान साहब माफ करो, कोतवाल साहब माफ करो, हम अपराध की दुनिया से तौबा करते हैं। वहीं तीसरा अपराधी तख्ती लिए दोनों अपराधियों के साथ हाथ जोड़कर कोतवाली में सरेंडर करने के लिए जाता दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर कोतवाली में सरेंडर करने वाले ये तीनों अपराधी इकराम, हनीफ और शहजाद हैं, जिन पर गोकशी समेत आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने 2 दिन पहले ही इन तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई के डर से इन्होंने थाने में सरेंडर कर दिया और पुलिस को हमेशा के लिए अपराध छोड़ने का भरोसा दिया। पुलिस की सख्त कार्रवाई को देखकर इन लोगों ने सरेंडर किया है और इन्होंने अपराध से तौबा किया और माफी मांगी। तीनों अपराधियों के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच 43,152 भारतीय अवैध तरीके से घुसपैठ कर अमेरिका पहुंचे। इससे पहले 2023 में लगभग 97,000 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे। वहीं 2022 में अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने वाली भारतीयों की संख्या 64,000 के करीब थी। अवैध प्रवासियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शरणार्थियों से जुड़े नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी भी प्रवासी के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया तो उसे अमेरिका में शरण लेने के लिए आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें उनके मूल देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारतीय प्रवासी अमेरिका में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब होते हैं। अमेरिका में घुसपैठ करवाने का रैकेट 3 स्टेजेस का होता है। इस रैकेट को भारत और दूसरे देशों में फैले एजेंट्स चलाते हैं। पहली स्टेज में गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में एजेंट लोगों को अमेरिका भेजने के लिए प्रति व्यक्ति 80 लाख रुपए वसूलते हैं। फिर दूसरी स्टेज में उन लोगों को दुबई, फ्रांस या कैरिबियाई देशों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, जो कि सबसे मुश्किल होती है। इस स्टेज में मैक्सिको कनाडा बॉर्डर से घुसपैठ कराई जाती है। इस दौरान लोगों को मीलों का सफर पैदल चलकर तय करना होता है। राजस्थान के अजमेर में एक मस्जिद में मौलाना की हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में रह रहे 6 नाबालिग बच्चों ने ही मिलकर करीब 15 दिन पहले मौलाना की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपी बच्चों को पकड़ लिया। साथ ही बच्चों की निशानदेही पर पुलिस ने मौलाना का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद कर ली। हत्या के बाद इन बच्चों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी बनाई। बच्चों ने पुलिस को बताया कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने मौलाना की हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की तो सारी सच्चाई सामने आ गई।
पुलिस के मुताबिक मौलाना बच्चों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था और उन बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता था। इतना ही नहीं, आरोप है कि मौलाना अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए इन बच्चों को प्रताड़ित भी करता था, जिसके बाद मौलाना की इन हरकतों से परेशान होकर बच्चों ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और नींद की गोली खिलाने के बाद रस्सी के जरिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पटना में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हुआ था। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस ने की है। पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें पुलिस के हवाले से दावा किया गया कि 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें कई परीक्षार्थी भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त करने का दावा किया था। तो वहीं इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी EOU को सौंप दी गयी। दावा है कि 5 मई को हुई परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों को पेपर मिल गए थे। आरोप है कि जिन लोगों को पेपर बेचे गए उनसे अच्छी खासी रकम वसूली गई। बताया गया कि 30 से 50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह करना आसान नहीं होता और बात दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की हो तो मुश्किल और बड़ी हो जाती है। दुनिया भर के चुनिंदा लोग ही एवरेस्ट फतेह का सपना पूरा कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए एवरेस्ट सपना नहीं बल्कि दूसरा घर बन गया है। और ऐसा ही एक नाम है नेपाल के शेरपा कामी रीता के, जिन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 29 बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट को फतेह कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता रविवार 12 मई को सुबह 7:25 पर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। इस रिकॉर्ड विजय के दौरान कामी रीता के साथ अलग अलग देशों के 28 पर्वतारोही भी थे, जिनको गाइड करने का जिम्मा कामी रीता पर था। 54 साल के हो चुके कामी रीता ने 1994 में 24 साल की उम्र में पहली बार 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नेपाल के ही पासंग दावा शेरपा कामी रीता से ज्यादा पीछे नहीं है और पिछले सीजन तक 27 बार एवरेस्ट पर विजय हासिल कर चुके हैं। साल 2023 के सीजन में कामी रीता और पासंग दावा ने महज 10 दिन के भीतर 2-2 बार एवरेस्ट पर अपने झंडे गाड़े थे। 1953 में पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। तब से लेकर अब तक दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग हर दिन पहुंच रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया है, जिसने यात्रा के प्रबंध की तैयारियों की सारी पोल भी खोल कर रख दी है। सबसे पहले हम आपको वहां मौजूद बेहिसाब भीड़ की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर आप ये देखिए। पहली तस्वीर ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वहां हालात कितने बिगड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग एक संकरे से रास्ते पर लाइन में लगे हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही। भीड़ इतनी है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ी हिस्सा है, जिसका मतलब ये कि अगर ऊपर से पहाड़ की मिट्टी या चट्टान खिसक कर नीचे गिरती है तो वहां एक बड़ा हादसा होने से कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से वहां हिलने तक की जगह नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आस्था पर उमड़े सैलाब की ये दूसरी तस्वीर भी डराने वाली है, जहां लोग भारी अव्यवस्थाओं का शिकार हुए। चारधाम यात्रा पर निकले इन श्रद्धालुओं का हाल देखिए कि किस तरह से ये लोग वहां एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। न कदम आगे रखने की जगह और न पीछे लौटने की। सिर और कंधे पर सामान लादे लोग किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आ रहे लोगों की वजह से जाम के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने आने जाने के लिए रास्तों को ठीक से व्यवस्थागत नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। अब तीसरी तस्वीर, जिसमें आपको वहां कई किलोमीटर लगी लंबी लाइन नजर आएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के रास्ते पर लोग किसी तरह से वहां लंबी कतारों में फंसे हैं। ये उसकी तस्वीर है जहां भी भारी अव्यवस्था है, जिससे लोग बेहद नाराज नजर आए। अब चौथी तस्वीर में आपको सड़कों पर भारी अव्यवस्था का हाल नजर आएगा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियों को वहां से निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। लंबी लंबी कतारों में फंसी इन गाड़ियों में मौजूद श्रद्धालु घंटों वहां से निकलने के इंतजार में नजर आए।
जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी, गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के लिए इस साल करीब 23 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसे संभालना उत्तराखंड प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। मां गंगा, यमुना, बद्री विशाल और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें संभालने के लिए वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नजर नहीं आया, जिससे कई किलोमीटर तक लोग कतारों में खड़े नजर आए। आप देखेंगे 2-3 घंटे का जाम लग रहा है, कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है कि घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सारे रास्ते में घोड़े खच्चर से फैले हुए हैं। यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस छूट को लेकर के मैं प्रशासन की निंदा करता हूँ। वहीं यमुनोत्री धाम में अव्यवस्थाओं से परेशान श्रद्धालुओं ने धामी सरकार को घेर लिया। न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए व्यवस्था है, न घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, न घोड़े के लिए व्यवस्था है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है? हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से। इस दौरान वहाँ कई लोग पहाड़ के ऊपर से जाने की कोशिश करते दिखे। चारधाम यात्रा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और इसी वजह से रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसमें फंसे यात्री बेहद परेशान नजर आए और उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों का जबरदस्त जाम देखने को मिला। वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी नजर आईं, जिसकी वजह से यात्रियों को निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। उधर यमुनोत्री में भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ रही हैं। यमुनोत्री में जाम हो गए, गंगोत्री में जाम है और केदारनाथ पे पूरा जाम है। एक्चुअली पुलिस वाला कंट्रोल नहीं है, पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल करना पड़ेगा। इस दौरान बेहिसाब भीड़ से लोग बेहद परेशान नजर आए। एक लाइन में तो जाना चाहिए, से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। बताया गया कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रही है। उत्तराखंड में चारों तीर्थ स्थलों के कपाट खुलने के साथ ही वहां आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हजारों की तादाद में लोग कतारों में नजर आ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बद्रीनाथ धाम से भी सामने आई, जहां कल कपाट खुलने के साथ ही पहले दिन 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अभी भी 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए मौजूद हैं। भारी भीड़ की वजह से जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा जी न्यूज की श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल यात्रा के लिए जल्दबाजी न करें, यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें, भीड़ के कम होने का इंतजार करें, रजिस्ट्रेशन समेत सभी नियमों का पालन जरूर करें, मौसम की जानकारी लेकर निकलें, बच्चे और बुजुर्ग फिलहाल यात्रा पर जाने से बचें, दिल के मरीज और बीमार लोग यात्रा पर ना जाएं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों की तादाद में लोग लापता हो गए थे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। राजधानी देहरादून के पर्यटन कार्यालय में एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां से चारों धामों की मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही यात्रा से जुड़ी सुविधाओं पर भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से बनाए गए कंट्रोल रूम से हर समय निगरानी हो रही है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। चारों धामों के में हमारे कैमरेज लगे हैं, उसके माध्यम से हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसके सापेक्ष में जो भी नेसेसरी स्टेप्स उठानी है उसके बारे में दिशा निर्देश जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाने हैं वो हम देते रहते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन मुश्किलों के बीच बद्रीनाथ धाम से एक शुभ संकेत आया है और वो शुभ संकेत ये है कि इस साल देश में सूखा नहीं पड़ेगा और खुशहाली बनी रहेगी। 12 मई को जब मंदिर के कपाट खोले गए तो मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति पर लगाया गया घी का लेप ठीक उसी अवस्था में था जैसा कपाट बंद करते वक्त था।
सर्दियों में जब कपाट बंद किए जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ को घृत कंबल यानी घी की मोटी परत का लेप लगाया जाता है और गर्मियां शुरू होने पर जब कपाट खुलते हैं और मूर्ति पर घी के लेप का पहले की अवस्था में मिलता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा होने पर देश में सूखा नहीं पड़ता और खुशहाली बनी रहती है। और अगर घृत कंबल सूखा हुआ मिलता है तो उसे सूखे और मुसीबत का संकेत माना जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर में महंगाई के खिलाफ तेज होती बगावत ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिंता जताते हुए सभी पक्षों से समाधान के लिए शांतिपूर्ण रास्ता निकालने की अपील की है। और पीओके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हुए प्रदर्शन ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आगे आना पड़ा। बगावत के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजाद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बेहद चिंतित हूँ। दुर्भाग्य से अराजकता और असहमति की स्थितियों में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि बहस, चर्चा और शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की सुंदरता है। कानून को अपने हाथ में लेने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एजेके के प्रधानमंत्री से बात की है और सभी पीएमएलएन पदाधिकारियों को एक्शन कमेटी के नेताओं से बात करने का निर्देश दिया है और मैं सभी दलों से अपनी मांगों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। विरोधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। दरअसल पीओके के मीरपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इधर पीओके में हिंसक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार की टेंशन बढ़ गई और आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के लिए 24 अरब रुपए के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे दी। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये साफ नहीं किया कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पीओके में प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान को डर है कि इस प्रदर्शन से आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिलने में मुश्किल आ सकती है। पीओके में हुई हिंसक झड़प में एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। साथ ही पूरे पीओके में लगातार 5वें दिन कारोबार और परिवहन पूरी तरह से ठप है। अगली खबर का रुख करेंगे। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीओके भारत के साथ जुड़ेगा। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अगर आप भी पैकेज्ड फूड या बोतल बंद जूस का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनके लेबल पर लिखे दावे भ्रामक और गलत हो सकते हैं। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी सरकारी संस्था आईसीएमआर के मुताबिक डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स के लेबल पर दी गई जानकारियां गलत हो सकती हैं। कई प्रोडक्ट जो शुगर फ्री होने का दावा करते हैं उनमें फैट यानी वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि असली फलों से बने जूस होने का दावा करने वाले पैक्ड फ्रूट जूस में केवल 10% ही फ्रूट पल्प होता है। आईसीएमआर ने खाद्य पदार्थों के लेबल का उदाहरण देते हुए कहा कि पैक्ड अनाज वाले प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरह अनाज से ही बना है। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज्ड फूड के सेहतमंद होने का दावा सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। साथ ही प्रोडक्ट्स को हेल्दी दिखाने के लिए उनके नेचुरल, शुगर फ्री या कम कैलोरी का होने का दावा भी किया जाता है। भ्रामक और गलत दावों से लोगों को सचेत करने के लिए एफएसएसएआई ने आहार संबंधी कड़े नियम लागू किए हैं। साथ ही ग्राहकों को पैकेज फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है ताकि वो अपने लिए हेल्दी फूड चुन सके। पोलैंड में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। जिस शॉपिंग सेंटर में आग लगी वो राजधानी वार्सो का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बताया जा रहा है। वार्सो में मैरी विलिस्का स्ट्रीट 44 पर शॉपिंग सेंटर में लगी आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें नजर आ रही थी।